हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास से रिलेटेड है और जो आपका ओपन स्कूल के बच्चे होते हैं जो 12th के एग्जाम देते हैं उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो दोनों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप जब किसी बिजनेस को एक ही पर्सन रन करता है, जब किसी बिजनेस का ऑनर एक ही पर्सन होता है तो इसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय जिसमें एक ही मालिक होता है, प्रोप्राइटर होता है, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटरशिप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर उसको क्या क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ऑफ द ईयर जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है वो 3 तरह के स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। सबसे पहला वो बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड वो बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट जो बनाती है वो बनाती है बैलेंस शीट। क्या बनाती है? तो ये तीन टाइप की वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। अब इसमें जो शुरुआत के 2 है वो आपकी स्टेटमेंट नहीं है, वो आपके अकाउंट है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट केवल बैलेंस शीट को कहते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर अकाउंट। तो एंड ऑफ द ईयर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है? तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट? अकाउंट की नेचर्स क्या होती है? देखिए अकाउंट्स है ना, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चलते हैं तो अकाउंट्स को हम 3 कैटेगरी में डालते हैं। एक है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट और एक है रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा किस नेचर का अकाउंट है? क्या ये पर्सनल हो सकता है, क्या ये ट्रेडिंग नॉमिनल है या फिर रियल है? तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को किस कैटेगरी में डालेंगे आपको ये पता होना चाहिए, तभी एमसीक्यू में आपका आंसर ये सही होगा। तो पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो पर्पस होता है बेटा, हम निकालते हैं बिजनेस का कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या बिजनेस को कितना ग्रॉस लॉस हुआ। तो जो भी अकाउंट आपको प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो भी अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये आपको ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सेम एज इट इज पीएनएल अकाउंट क्या बताता है? पीएनएल अकाउंट आपको बताता है कि भाई हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ या फिर नेट लॉस कितना हुआ। इस साल हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, ये इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है किससे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और ये भी आपको प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आल्सो इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट में आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट की नेचर क्या है, किस टाइप के अकाउंट है, तो आप क्या जवाब देंगे? दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स बिकॉज दे आर कैलकुलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और जो भी अकाउंट आपको प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं
ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो बैलेंस शीट क्या है? देखिए बैलेंस शीट के साथ अकाउंट तो लगा नहीं है, तो ये अकाउंट नेचर तो इसकी हम कह ही नहीं सकते कि ये रियल है, नॉमिनल है, क्या है। ठीक है, तो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है तो इसकी कोई नेचर नहीं है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट आपकी क्या बताती है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में बताती है कि भाई कितना पैसा आपके पास है, आपका डेटर कितना है, आपका स्टॉक कितना है, आपके पास मशीनें कितनी है, कितने की बिल्डिंग है, कितने का स्टॉक पड़ा है। ठीक है, और क्रेडिटर कितना है, आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है, आपने कितना लोन ले रखा है, आपके क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्या प्रीपेड, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से पता लगती है? बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अकाउंट है। और किस तरह के अकाउंट है, इनकी नेचर क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो इन तीनों अकाउंट को, इन तीनों चीजों को, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अच्छा इसी चीज को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या इसी को हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या कहते हैं इसे? अंतिम खाते होते हैं ये। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो अंतिम खाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है, उसमें आपके क्या क्या आते हैं फाइनल अकाउंट में? आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब इनकी नेचर क्या है? नेचर तो आपको पता लग गई। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे? पहले कौन सा अकाउंट बनता है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? तो सबसे पहले तो हमारे को बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या रिलेशन है, क्या 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 चीजें हम ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं? देखिए बेटा, बिजनेस के अंदर पहले आपको खर्चों को, एक्सपेंसेस को, रेवेन्यू को, इनकम को अपनी कैटेगरी में आप पहले जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीजें पता नहीं लगेगी, इजी नहीं रहेगा आपके लिए। तो आप सबसे पहले अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? अब इंग्लिश में है ना, एक होता था डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होते थे ना स्पीच, वो वाले नहीं है डायरेक्ट स्पीच। वो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप इस तरह समझिए, जब किसी माल की, आप किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वॉल्व करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। या आप ऐसे समझिए कि जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। या आप ये समझिए कि जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माल को बनाने तक के एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो माल को बनाने तक जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इसके बाद के जो एक्सपेंसेस है आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर केवल और केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल और केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। पहले आप इनको नोट कीजिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए माल को बनाने तक के लिए खर्चे जो होते हैं, उसके बाद के जो भी एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्शन को, अब आप सेल करना चाहेंगे तो सेल करने के लिए क्या चाहिए? आपको अपना एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। सेल को प्रमोट करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, डिस्काउंट देने पड़ेंगे। जब आप किसी को उधार माल बेचेंगे तो वो आपसे उधार लेने वाला कोई आपके पैसे लेके भाग भी सकता है, बैड डेप्ट हो जाता है। डेप्रिसिएशन लगाते हैं आप मशीनों पे, कैरीज आउटवर्ड, ये सारे के सारे हमारे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका किस में जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके किस में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का रूल्स क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का नियम क्या है?
ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का नियम बेटा एक बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको इस चीज को ध्यान में रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसके लिए पहले लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर होगा वो लिख देंगे। फॉर द ईयर क्यों लिखा जाता है? देखो फॉर द ईयर का मतलब या ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। अभी मैंने बताया ये नॉमिनल अकाउंट की नेचर है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे, सारे नुकसान, सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे और क्रेडिट द ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, सारी इनकम गेन्स सारी कहां आएंगी? क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट को शुरू करने का रूल है कि सबसे पहले आपको जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया होता है उसमें से आपको ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है। कुछ नहीं देखना आपने ट्रायल बैलेंस में कि क्या है, सबसे पहले आपके पास टारगेट क्या होगा? आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ढूंढ के लिख दीजिए यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक को कई बार ओपनिंग इन्वेंट्री भी कह देता है, स्टॉक एट द बिगिनिंग भी कह देगा और स्टॉक इन हैंड भी कह सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको ढूंढनी है ट्रायल बैलेंस में, उसे हम कहते हैं परचेजेस। परचेजेस हमेशा डेबिट वाले ट्रायल बैलेंस में डेबिट के कॉलम में लिखा होता है। परचेजेस के बाद अगर आपको यहां से रिटर्न माइनस करना है, परचेज का रिटर्न जो भी दे रखा है उसको माइनस करके आपने यहां दिखाना है। परचेज लिखना है, इनर कॉलम में लेस रिटर्न करना है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। अब आपको क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस से क्या उठाएंगे बेटा? सेल आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दी होगी। सेल में से आप क्या करेंगे? लेस करेंगे रिटर्न, सेल का रिटर्न, जिसको हम सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ये अमाउंट आ जाएगा। और लास्ट में आपको ढूंढना है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, जो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा उसके बाहर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक पे एक बात बहुत ध्यान से समझनी है आपने। क्लोजिंग स्टॉक की कई बारी आपको दो वैल्यू दी होगी, एक मार्केट वैल्यू और एक बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब समझो कि भाई मेरे पास जो मेरा स्टॉक है मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू है 80,000 रुपए, लेकिन आज बाजार में उसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी मार्केट प्राइस जो है वो है 1,00,000 रुपए। जो मेरे पास स्टॉक है मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू 80,000 है, लेकिन बाजार में उसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमें कौन सी वैल्यू लिखनी चाहिए, भाई ज्यादा लिखनी चाहिए, बुक वैल्यू लिखनी चाहिए या कम, मतलब 1,00,000 या मार्केट वैल्यू। तो इसके पीछे बेटा एक याद रखना, इसके पीछे कंसेप्ट है, उसे हम कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी परंपरा। वो ये कहती है रूढ़िवादी परंपरा कि भविष्य में अगर हमें लॉस होगा तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे अभी के अभी, लेकिन भविष्य के प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट नहीं मानेंगे जब तक वो आपको रिसीव ना हो जाए, इन हैंड ना हो जाए। मेरा स्टॉक आज 80 का है, बाजार में वो 1,00,000 का बिक रहा है, लेकिन भाई जब बिकेगा तब तो मुझे प्रॉफिट होगा ना, अभी तो बिका नहीं है। तो हम इनमें से याद रखना, अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दे रखी हो तो जो भी दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उसी वैल्यू को आप यहाँ पे शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू में जो भी कम है, विच एवर इज लेस, क्लोजिंग स्टॉक को पूछा जाएगा कि भाई किस वैल्यू पे दिखाएंगे, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, तो आपका जवाब होगा विच वैल्यू इज लेस, विच एवर इज लेस। दूसरी बात वो पूछ सकता है इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, तो आप कहेंगे इट इज प्रूडेंस कंसेप्ट या रूढ़िवादी परंपरा या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। याद रहेगा ये आपको।
अब इधर आपको लिखने डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? देखो बेटा, फैक्ट्री में मजदूर काम करते और मजदूरों को हम वेजिस पे करते हैं, देते कि नहीं, मजदूरी वेजिस, ठीक है। हम कैरीज पे कर सकते हैं, कैरीज मतलब भाड़ा। हमें फ्यूल एंड पावर चाहिए होती है बड़ी बड़ी मशीनें को चलाने के लिए, फ्यूल एंड पावर, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद, आप सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद अब आप चेक करेंगे कि भाई ट्रायल बैलेंस में इसका ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किस साइड का ज्यादा है। हम क्रेडिट में क्या लिख रहे हैं? क्रेडिट में लिख रहे हैं इनकम, और डेबिट में क्या लिख रहे हैं? एक्सपेंसेस। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस आपके कम है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो आपको लॉस होगा। तो कौन सा प्रॉफिट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। तो अगर मैं सोचूं कि भाई क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो मैं यहां लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहां लिखता हूं इफ एनी, अगर हो तो, जरूरी नहीं है ना कि प्रॉफिट ही हो। अगर मान लो लॉस होगा तो मैं यहां लिखूंगा बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इफ एनी। या तो आपका प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा या फिर दोनों ही नहीं होंगे, तो वहां पे लिखेंगे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम इस बेस पर, ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसका फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका टीएस ग्रेवाल 2025 का एडिशन, जो इस साल के एडिशन में टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें आपसे पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और आपसे पूछा गया है कि आप इसमें ये बताइए कि कितना आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। सबसे पहले इसमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023। तो ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट साइड में लिखेंगे कैसे? टू ओपनिंग स्टॉक, और इसका अमाउंट आपको दे रखा है बेटा 40,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक है 40,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद आपके पास है परचेजिस, टू परचेजिस। देखिए बेटा, परचेजिस हमेशा डेबिट होती है। यहां परचेजिस आपको दे रखी है 4 लाख रुपए की, लेकिन इसके साथ आपको चेक करना है कि इसका रिटर्न तो नहीं है। लेस रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। तो देखिए यह रिटर्न आउटवर्ड्स आपको दे रखा है 80,000 रुपीज का, कि आपने 80,000 का माल वापस कर दिया, तो 4 लाख में से 80,000 का माल वापस कर दिया, तो आपके पास कितना बचता है? 3,20,000। अब आपको क्रेडिट साइड में ढूंढना है सबसे पहले बाय सेल्स अकाउंट, सेल्स लिखनी है आपने। तो इस क्वेश्चन में आपको सेल दे रखी है 3,80,000, 3,80,000, और इसमें से रिटर्न, जिसको इनवर्ड भी लिखा जाता है, रिटर्न इनवर्ड आपके पास दे रखा है यहाँ पे, वो है 20,000 रुपीज का। अगर आप 380 में से 20 लेस करेंगे तो 360 आ जाएगा। ये आपका आ गया नेट सेल, इसको हम नेट सेल भी कहते हैं। परचेज को नेट परचेज कहेंगे, इधर नेट सेल्स आएगा। अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक को। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, वो 1,20,000 है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक की आपकी वैल्यू 1,30,000 है। मार्केट में आपका स्टॉक 1,20,000 का है और आपका जो स्टॉक है वो 1,30,000 का है। तो इन दोनों में से कौन सा क्लोजिंग स्टॉक यूज किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया जो भी कम होगा उसको लिखना है आपने। इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है? प्रूडेंस कंसेप्ट। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग
स्टॉक 1,20,000। ये चार चीजें ही सबसे पहले आपको ढूंढनी है सवाल के अंदर। हर सवाल में आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले ओपनिंग, परचेज, रिटर्न घटाइए, सेल्स का रिटर्न घटाइए, क्लोजिंग स्टॉक लिखिए। अब इसके बाद आपको ढूंढने होते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब देखिए इसमें दे रखा है कैरीज इनवर्ड। क्या होता है कैरीज इनवर्ड? जब आप रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं तो सर पे लेके तो आएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप टेम्पो करेंगे, आप क्या करेंगे? थ्री व्हीलर करेंगे, या कोई भी कार्टेज किसी भी तरह के सोर्स से आप क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट के सोर्स से उस गुड्स को आप अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे, और उस पर जो आप उसको पे करते हैं, जो आपका वो माल छोड़ के जा रहा है, उसे हम कहते हैं कैरीज इनवर्ड। माल को फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरीज इनवर्ड। कितना अमाउंट है ये आपका? कैरीज इनवर्ड का अमाउंट आपको 20,000 रुपीज दे रखा है, 20,000 रुपए दे रखा है। अब इसके बाद दे रखा है बेटा वेजेस एंड सैलरी। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होना भी बनता है। देखिए अगर हम आपसे कहें कि वेजेस और एक बात कहा जाए सैलरी, दोनों में फर्क समझिए। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दोनों में समझा देता हूं अंतर क्या है। वेजेस जो दिया जाता है वो हार्ड वर्किंग, जो क्या कहते हैं, लेबर का काम करते हैं। वेजेस के लिए आपको क्या हार्ड वर्किंग होता है। मजदूर क्या करते हैं? मजदूर जाके कहीं अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। तो वेजेस क्या है, इसमें आपका हार्ड वर्किंग काम होता है ये आपका, ठीक है। और सैलरी किनको दी जाती है? एम्प्लॉइज को दी जाती है। आप बताइए, कोई बैंक के अंदर बैंक एम्प्लॉइज होते हैं, क्या वो क्या हार्ड वर्किंग काम करते हैं? वो क्या करते हैं? जाएंगे अकाउंटेंट, कंप्यूटर खोलेंगे, उसमें एंट्रीज करते हैं, यही तो है। उनको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब का मीन्स अगर जैसे वो कपड़े पहन के सवेरे घर से निकलते हैं शाम को वैसे ही आते हैं। लेकिन जो लेबर क्लास होती है वो क्या होते हैं? जैसे जाते हैं उनके कपड़े देखिए, बाद में आते वक्त क्या हो जाता है? कहीं धूल लगी हुई है, कहीं मिट्टी लगी हुई है, कहीं क्या लगा हुआ है। तो वेजेस जो दिया जाता है वो लेबर को दिया जाता है, और वेजेस जो होती है फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, और सैलरी जो होती है वो ऑफिस से रिलेटेड होता है। अगर सवाल में खाली वेजेस है तो आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे, सैलरी है तो उसे इनडायरेक्ट कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है जब ये दोनों चिपक जाए, कंबाइन आ जाए। अगर वेजेस और सैलरी एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? तो आपको देखना है कि पहले क्या आ रहा है। अगर पहले वेजेस आ रहा है, बाद में सैलरी आ रही है, तो इसे डायरेक्ट मानेंगे। समझ में आया? अगर पहले वेजेस आ गया और बाद में सैलरी आई तो डायरेक्ट है, और अगर पहले सैलरी आ जाए और बाद में वेजेस आ जाए तो वो इनडायरेक्ट है। इसके बावजूद भी एग्जामिनर आपसे कुछ और प्रॉब्लम भी करवा सकता है, आपसे और भी इसको कर सकता है। वो मान लो ये कह दे कि वेजेस एंड सैलरी का 40% डायरेक्ट है, तो भैया उसने कह दिया, फिर तो आपको सोचना ही नहीं है। भाई 100 रुपए अगर आपने मान लो वेजेस और सैलरी पे की है, तो 40% मतलब 40 रुपए तो डायरेक्ट है, और 60 रुपए क्या बन जाएंगे? इनडायरेक्ट बन जाएंगे। तो जिस तरह वो कहे उस तरह करना है। लेकिन अगर वो आपको कह दे वेजेस एंड सैलरी और कुछ ना कहे, तो वेजेस पहले आया है, तो वेजेस पहले आने की वजह से ये डायरेक्ट बन गया, वेजेस एंड सैलरीज। कितने अमाउंट है वेजेस एंड सैलरी का हमारा? वो है 50,000 रुपीज का। और बेटा ये है ना, आप थोड़ा एक सीक्वेंस में लिखिएगा ताकि टोटलिंग करने में आपको इजी रहे। अब बात आती है रिटर्न इनवर्ड हो चुका था, क्लोजिंग स्टॉक, और कोई आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस सवाल में नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको टोटल करके ये फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। वो तो आपको पहले टोटल करके ही पता करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 लाख, 4 लाख, 4,80,000 हो रहा है, और यहाँ क्या हो गया? देखो 3 लाख और इसको जोड़ेंगे तो 4,80,000 ज्यादा है। दैट मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 4,80,000 आप यहां लिखेंगे,
यही टोटल आपको इस तरफ भी लिखना है, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब आप क्या लिखेंगे, जब क्रेडिट ज्यादा होती है डेबिट कम होता है, यानी इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये जो अमाउंट आ रहा है वो सवाल में नहीं है, मैं खुद लिख रहा हूं, इसको कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करने के लिए जो फिगर चाहिए। अब देखिए यहां देखिए तीनों जीरो हैं और मुझे जीरो ही चाहिए, तो आप इसको तीनों को जीरो बनाइए। यहां पे सारी जीरो है, मुझे जीरो चाहिए, एक और जीरो आ गई। अब देखिए 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13, और 13 को आपने 8 बनाना है। तो देखो 13 के बाद 14 15 16 17 18, 5 जोड़ने पे 18 आ जाएगा। अब ये 18 आ जाएगा, हंसी लगा आपके पास एक कैरी, आपके पास एक है, एक और 3 कितना हो जाएगा 4। तो आपका अब कुछ और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो आया वो कितना आया। तो मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ा, इन सबको जोड़ा और इस जोड़ में से इसको मैंने माइनस किया, जो आया वो आपका 50,000 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है उसके बाद हम P&L अकाउंट बनाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाऊं। थैंक यू।